स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है कन्वर्जन थेरेपी। कन्वर्जन थेरेपी या इसी को बोला जाता है रूपांतरण चिकित्सा, या इसके लिए एक वर्ड और चलता है, इसको कहा जाता है रिपेरेटिव थेरेपी। जैसा कि मैंने शुरू करते हुए आपसे बोला कि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, तो ये सेंसिटिव हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं पता है, मतलब हर व्यक्ति को नहीं पता है। कुछ ऐसा समुदाय जिसको हम LGBTQ कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। LGBTQ जो कहा जाता है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल्स, क्यूअर्स, इनकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो कन्वर्जन थेरेपी है, कन्वर्जन थेरेपी एक इंडिया ने भी अभी जो हाल ही में इस पर, वैसे तो मद्रास हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस पर बात करी और राष्ट्रीय जो हमारा चिकित्सा आयोग है उसको ये कहा गया कि इस थेरेपी को जो है पूरी तरह से क्या किया जाए, इसको पूरा का पूरा मिसकंडक्ट बताया, इसको कदाचार बताया और ऐसी थेरेपी करने वाले लोगों पर भी जो है एक्शन लेने की बात करी। और नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने भी इस चीज़ की पुष्टि करी कि भाई ऐसी कोई कन्वर्जन थेरेपी नहीं है जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, ये थेरेपी है क्या? अब देखा जाए तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों को इश्यूज होते हैं। किसी को ब्रेन में इशू होता है, किसी को किडनी में इशू होता है, किसी को हार्ट में इशू है, किसी को लिवर में इशू है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो LGBTQ समुदाय की बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश में जिसको कहा जाता है होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता। समलैंगिकता वो गुण होते हैं कि जिसमें सेम जेंडर के लोग जो हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतलब एक ही जेंडर, मतलब एक ही लिंग के लोग, महिला महिला को, पुरुष पुरुष को, ये जो कंडीशन होती है इसको ही होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है या फिर समलैंगिकता कहा जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये चीज़ समझने भी नहीं आए। लेकिन कन्वर्जन थेरेपी जो है अगर देखा जाए तो विश्व भर में एक बहुत बड़ा एक अभिशाप के तौर पर निकल कर आ रही है। क्यों निकल कर आ रही है? क्योंकि सोसाइटी ने तो इसको एक्सेप्ट करके नहीं रखा है, मतलब समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया हुआ है कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर लेस्बियन है, कि मतलब अगर फीमेल किसी फीमेल को रोमांटिकली, फिजिकली और हर तरीके से उसको पसंद करती हो, चाहे मेल हो, मेल किसी को, जैसे गे जो समुदाय होता है, या बाइसेक्सुअल जो होते हैं, जो फीमेल्स और मेल्स दोनों में जिनको इंटरेस्ट होता है, तो ऐसी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है और कई सालों से एग्जिस्ट करती रही है। अलग अलग देशों ने इसको अलग अलग समय पे कानून जो है इसके स्थापित किए हैं। हमारे यहाँ भी ये कई तरह की चीजें हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और ये कन्वर्जन थेरेपी होती क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। तो मोटे मोटे शब्दों में समझें तो कन्वर्जन थेरेपी क्या है? एक तरीके से कन्वर्जन थेरेपी मान लिया जाए कि किसी समाज में किसी को पता चलता है कि उसका जो भी बच्चा है वो इस समुदाय से बिलोंग करता है, वो लेस्बियन है, वो बायसेक्सुअल है, वो गे है या वो ट्रांसजेंडर है। तो यहां पर क्या चीज आने लगी है, जैसे कि समलैंगिकता की बात कर रहा हूं मैं, होमोसेक्सुअलिटी, तो उसके पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि ये जो है एक बीमारी है, तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए वो किसी ना किसी चीज के पास जाते हैं। और ऐसे कई कन्वर्जन थेरेपी सेंटर्स खुले हुए हैं जहां पे ये कहा जाता है कि आपका बच्चा अगर गे है, अगर आपका बच्चा लेस्बियन है, तो हम उसको जो है हेट्रोसेक्सुअल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब समलैंगिक से हम उसको असमलैंगिक की श्रेणी में ला देंगे। उसके लिए क्या किया जाता है? उनको टॉर्चर किया जाता है, कई महीनों तक एक रूम में रखा जाता है, उनको कई हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इस चीज को जो है US के अंदर भी जो डिपार्टमेंट था उसने भी क्लेम किया था। और अब हमारे जो मद्रास हाई कोर्ट के रिकमेंडेशंस के बाद जो हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, जिसको क्या कहते हैं हम, नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान जो है, इसने भी इसको एक मिसकंडक्ट बताया है। मिसकंडक्ट का मतलब है एक कदाचार है, ये किसी के साथ जो है एक जाति है और एक एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण किया जा रहा है कि किसी तरीके से अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं समझ पा रहे हो। ऐसे ही स्थिति समझिए ऐसे लोगों की जो उनकी बॉडी में ये इनबिल्ट फीचर है, कोई अलग से वो बिहेव नहीं कर रहे हैं कि कोई कन्वर्जन थेरेपी दे दी उनको और वो ठीक हो गए। तो ऐसे कई केसेस देखने मिले हैं देश विदेशों में, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इतिहास समझते हैं, इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि भाई किस देश ने किस चीज को, जो होमोसेक्सुअलिटी थी, समलैंगिकता थी, इसके लिए क्या क्या चीजें करी। हमारे भी जो IPC का जो सेक्शन 377 था, जो धारा 377 थी, उसको भी जो है उसमें भी चेंजेस लाए गए थे और LGBTQ को
एक लीगल राइट्स भी दिए गए थे। तो देखते हैं और भी देशों में क्या क्या हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहले देखने मिलता है वो 1791 में जो देश था वो फ्रांस था। फ्रांस ने इसके लिए सबसे पहले कदम उठाया और फ्रांस ने जिसने होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की लिस्ट से बाहर कर दिया। उसके बाद लगभग 100 साल बाद 1897 में यही डिसीजन किसने लिया? जर्मनी ने लिया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दुनिया की पहली एलजीबीटीक्यू संस्था साइंटिफिक ह्यूमैनिटेरियन कमेटी बनी। तो ये 100 साल बाद बनी। उसके बाद लगभग 30-40 साल बाद 1933 में जर्मनी में नाजी सरकार ने गे और लेस्बियन पर बैन लगा दिया, साथ ही सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर रिसर्च की बात कही। ये जो है नाजी जो हिटलर था, जिस पार्टी से बिलोंग करता था, उन्होंने बैन कर दिया था। उसके बाद देखिए 1950 की बात की गई है। 1950 में अमेरिका में पहली बार एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए मेटाचिन सोसाइटी का गठन किया गया। तो अमेरिका में भी सबसे पहले फ्रांस में, फिर जर्मनी में नाजी पार्टी ने इसको बैन किया, फिर ये आया यूएसए में। देखिए पूरा क्रम यहां पर हम बात कर रहे हैं। जर्मनी के बाद यूएसए में, यूएसए भी देखा जाए तो कब, आज से लगभग 70-75 साल पहले इस पर काम किया। 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी जो आइजनहर थे, उन्होंने एलजीबीटीक्यू की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अब वहां के राष्ट्रपति ने पहले तो यहां पर, क्योंकि देखा जाए तो हर सोसाइटी में, आज भी इंडिया में भी लीगलाइज होने के बाद भी कई लोगों को तो इनके बारे में पता ही नहीं है, और जिन लोगों को पता भी है वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये सेम चीज देखने मिली कि जर्मनी में पहले इनके लिए कुछ जो है सेंटर्स बनाए गए, बाद में वहां की पार्टियों ने ही उनके विरुद्ध जो है काम करना चालू किया। यही चीज आप अमेरिका में भी देखिए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति ड्वाइट डी थे, उन्होंने एलजीबीटीक्यू की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। 1969 की बात करें 69 में, तो 28 जून 1969 को न्यूयॉर्क शहर में गे बार स्टेन हॉल इन में पुलिस ने रेड मारी थी, जिसके बाद देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो जो गे समुदाय के लोग थे उनके ऊपर एक हिंसक प्रदर्शन हुआ, तो वहां पर भी काफी लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया। इसके बाद 1969 में अमेरिकन जो साइंटिफिक एसोसिएशन थी, उसने समलैंगिकता को मानसिक बीमारी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये मना किया कि भाई ये कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, और ये कोई डिसऑर्डर ही नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सा फीचर है किसी की बॉडी के अंदर। 1978 में एलजीबीटीक्यू के लिए रेनबो झंडे का पहली बार सैन फ्रांसिस्को में फहराया गया। तो इस तरह का अगर आपको कहीं झंडा दिखे तो ये किसको समर्पित है? तो ये एलजीबीटीक्यू जो समुदाय है उन्हीं के लिए इस तरह के फ्लैग्स को किया जाता है। ये लोग कभी भी अपना प्रदर्शन करते हैं या किसी भी तरीके से अपनी हक के लिए जो मांग करते हैं तो इन झंडों को फहराते हैं। इसके अलावा 1989 की बात करें तो डेनमार्क समलैंगिक नागरिक संघों को मान्यता देने वाला पहला देश बना। तो डेनमार्क ने समलैंगिक नागरिक संघों को जो है मान्यता दी। उसके बाद 2009 में आइसलैंड में एलजीबीटीक्यू जोहाना को जो है प्रधानमंत्री चुना गया। तो आइसलैंड में पहली बार ऐसा हुआ कि भाई किसी ऐसे प्रेसिडेंट को चुना गया है जो इस समुदाय से बिलोंग करता है। इसके बाद 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 5 समलैंगिक पुरुषों को राजदूत नॉमिनेट किया। मतलब उनके जो एम्बेसीज में थे 5 राजदूतों को उन्होंने क्या किया है? नॉमिनेट किया है। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स विवाह करने पर लाभ प्रदान किया 2013 में अमेरिका ने। और इसी के बाद अगर आप देखेंगे 2018 में भारत में हुआ। तो भारत में 2018 तक सेम सेक्स के बीच शादी अपराध थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। 2020 में रूस ने संवैधानिक तौर पर एक अमेंडमेंट लाकर सेम सेक्स मैरिज को अपने देश में बैन कर दिया। अब रूस ने 2020 में क्या कर दिया था? सेम सेक्स को देश में बैन कर दिया, लेकिन 2018 में भारत और 2013 में यूएसए, इन्होंने इसको लीगलाइज किया। इसी में अगर हम बात करें तो ये जो है इस पे एक रिसर्च की बात करें तो जो PEW रिसर्च सेंटर है उसने एलजीबीटीक्यू समुदाय पर रिसर्च करने के बाद बताया कि कनाडा में सबसे ज्यादा, कनाडा के अंदर 85% जो है और यूएस में 72% लोग एलजीबीटी को स्वीकार करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इसका एक्सेप्टेंस है वो कहाँ पे है? कनाडा में, उसके बाद यूएसए में। भारत बहुत पीछे इसमें। और लंबी लड़ाई के बाद आज फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका समेत दुनिया के 31 देशों के संविधान में सेम सेक्स के बीच शादी लीगल की गई है, जिसमें भारत भी है। भारत में 2018 तक सेम सेक्स के बीच शादी अपराध थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में आईपीसी की धारा 377, जिसका मैंने नाम पहले भी लिया था, के तहत समलैंगिकों के बीच सेक्स अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मूड ऑफ नेशन के सर्वे के मुताबिक भारत में 62% लोग सेम सेक्स के बीच शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये एक भारत के अंदर डेटा है। जैसे मैंने आपको बताया 85% लोग कनाडा में इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और भारत में 62% लोग इसको अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार करने का मतलब है कि भाई समाज में इस तरह की धारणा ही नहीं है, उस तरह का मेंटल एबिलिटी नहीं है, उस तरह की मेंटल थिंकिंग ही नहीं है, उतनी मेंटल मैच्योरिटी नहीं है कि उन लोगों की स्थिति को कोई समझ पाए। तो 62% लोग सेम सेक्स के बीच शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अगर कोई पुरुष किसी पुरुष से शादी कर रहा है, कोई महिला महिला से शादी कर रही है, तो ये हमारा समाज में 62% लोगों को ये या तो फैक्ट पता नहीं है या तो उसको स्वीकार करते ही नहीं। अब जब नहीं करेंगे तो क्या होगा? मान लिया जाए किसी के घर में ऐसा कोई केस निकलता है, और निकले भी हैं ऐसे कई केसेस देखे गए कि जब घर में किसी बच्चे ने हिम्मत करके अपने माता पिता को ये चीज़ बताई कि मेरे साथ ऐसी स्थिति है, तो उसके माता पिता ने उसको कुछ ऐसे सेंटर्स पे ला के छोड़ा जहाँ पे उनको कई तरह का जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, कई तरह के हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिए गए, उनको बहुत ज़्यादा डराया गया, कई तरह के इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। फिर उन सेंटर्स ने कहा कि आपका बच्चा अब ठीक है। उस बच्चे ठीक होने के बाद उसको जब ये सारी चीज़ें हुई कि घर वाले तो ये चीज़ समझेंगे नहीं, तो बाद में सुसाइड जैसी कंडीशन भी देखने मिली। कई लोगों को ड्रग्स की आदत लग गई, कई लोग घर छोड़कर बाहर चले गए, कई लोग डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो गए। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये यूएस में भी फेस की गई कि भाई कन्वर्जन थेरेपी सेंटर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं एलजीबीटीक्यू समुदाय से जो बिलोंग करते हैं उनको समाज तो स्वीकार नहीं कर रहा। जब 85% लोग यहाँ स्वीकार करते होंगे तो 15% ऐसे रूढ़िवादी लोग होंगे जो इसको स्वीकार नहीं करते होंगे। सेम चीज भारत में भी है। जब 62% लोग यहां पर अस्वीकार कर रहे होंगे उस स्थिति में, तो क्या होगा? वो अपने बच्चे का ही साथ नहीं देंगे और वो बच्चा क्या होता है, फिर डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होने लगता है। तो देखा जाए तो इसमें जाहिर होता है कि समाज अब भी एलजीबीटीक्यू को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करना चाहता और नहीं भी किया है, क्योंकि भारत में किसी भी तरह से कोई कानून बनाने से कोई चीज नहीं हुई। अगर हम बात करें 1829 में सती प्रथा को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी कई कई राजस्थान में भारत के अंतर्गत छोटे छोटे गांव में सती के केसेस आ जाते हैं। बाल विवाह भारत में जो है पूरी तरह से बैन है, लेकिन बाल विवाह के हर साल केसेस आते रहते हैं, चाइल्ड मैरिजेस के। तो जो भी चीज होती है कि जब तक समाज कोई कानून को स्वीकार नहीं करता तब तक उस चीज की समस्या पूरे समाज में कानून बनाने से नहीं होती है। कानून अगर जैसे है कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन क्या हर बच्चा शिक्षित हो रहा है? तो कानून बनाने से नहीं होगा, हक देने से नहीं होगा। जब तक समाज के अंदर उस तरह की धारणा नहीं आएगी तब तक कोई भी कानून उतना जो है मजबूत नहीं होता है। सेम चीज एलजीबीटीक्यू के साथ है। अगर हम बात करें यमन के अंदर, ईरान के अंदर, ब्रुनई के अंदर, नाइजीरिया, कतर समेत दुनिया के 13 देशों में आज भी सेम सेक्स रिलेशन वाले जोड़ों को मौत की सजा दी जाती है। तो यहां पर तो देखा जाए तो भारत, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ये देशों की स्थिति तो काफी बेहतर है कि यहां पर धीरे धीरे कुछ समाज के लोग, अगर भारत में भी देखा जाए तो 38% लोग इस चीज को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन 62% लोग नकार रहे हैं। लेकिन ये देश ऐसे हैं कि वहां की तो संसद संविधान ही नहीं अपना रहा है, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो जब ऐसा वहां पे होगा स्थिति, तो कन्वर्जन थेरेपी तो बहुत दूर की बात है, वो तो टॉर्चर एक अलग लेवल का है, लेकिन यहां तो सीधे सीधे संविधान के तहत उनको सजा दी जा रही है। तो ये जो चीज थी यहां पर आज जो हमने बात करी है, इस चीज को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया कि भाई इंडिया के अंदर 62% ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। वो उनके अंदर एक मानसिक दोष, उनके अंदर एक शारीरिक दोष के तरह देखते हैं, जो कि एक नेचुरल चीज है, एक प्राकृतिक चीज है, जिसको कोई भी तरीके से आप कोई हार्मोन्स के इंजेक्शंस देकर, कई दिनों तक बंद कर कर, उनको मेंटल टॉर्चर कर कर कैसे भी ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कई तरह से जो आपका कन्वर्जन जो थेरेपी है, जो मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, इस कन्वर्जन थेरेपी में क्या किया जा रहा है। अब किसी के अंदर इस तरह के चीज समझने आती है तो उनको रिपेरेटिव थेरेपी या कन्वर्जन थेरेपी या रूपांतरण चिकित्सा के तौर पर ड्रग्स दिए जा रहे हैं। ड्रग्स में कई हार्मोन्स दिए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी में अगर किसी के अंदर कोई मेल को जो है किसी भी तरह से कोई मेल ही पसंद आ रहा है तो उसके अंदर कई तरह के टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस प्रोवाइड करना, फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन के कई तरह के हार्मोन्स के इंजेक्शंस बढ़ाना कि ताकि उनके हार्मोन्स लेवल से ये सारी चीजें बैलेंस हो, लेकिन उनके ऊपर बहुत नेगेटिव असर हो रहा है। दूसरा, उनको कई कई दिनों तक बंद किया जा रहा है किसी काल कोठरी में कि भाई इनके जो है ब्रेन को हम वॉश कर देंगे। कई तरह के इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कन्वर्जन थेरेपी है, इसका पूरे विश्व भर में विरोध हुआ। अमेरिका भी इसके जो है कई लोगों ने वहां पर, तो ये अमेरिका में बहुत कॉमन था इसका विरोध। भारत में तो अभी ये विरोध केवल एक कुछ लोग जो इससे पीड़ित हुए हैं, जो केसेस आए हैं,
क्योंकि आधे से ज्यादा तो चीजें बाहर आ ही नहीं पाती। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन हुई कि लोगों ने सुसाइड कर लिया या घर छोड़कर चले गए या बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो गए, तो ऐसे केसेस कुछ बाहर आए। लेकिन यूएसए के अंदर ऐसे कन्वर्जन थेरेपी सेंटर्स के लिए बहुत ज्यादा विरोध हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कन्वर्जन थेरेपी क्या है, तो इसको रिपेरेटिव या रूपांतरण थेरेपी एक खतरनाक प्रथा है जो एलजीबीटीक्यू युवाओं को लक्षित करती है और उनकी यौन या लिंग पहचान को बदलने का प्रयास करती है कि भाई इस तरह के गुण, अगर वो लेस्बियन है तो वो नॉर्मल हो जाए, मतलब होमोसेक्सुअल से हेट्रोसेक्सुअल हो जाए। तो ये इस तरह की चीजें को कहा जाता है कन्वर्जन थेरेपी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर देखने मिलता है हमें कि भाई ऐसे लोगों को क्या हो रहा है, जो ये कन्वर्जन थेरेपी में लोग जा रहे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो जा रहे हैं, वो ड्रग एडिक्ट हो जा रहे हैं। ड्रग एडिक्ट के होने के साथ साथ वो होमलेसनेस जो हो रही है, घर छोड़कर, क्योंकि घर में ही नहीं लोग समझने वाले हैं तो फिर वो किसके पास रहेंगे। तो ऐसी भी समस्या जो है हो रही है। जैसा मैंने ये कहा, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हो सकता है हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को समझ भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जिनके साथ ये समस्या है वाकई वो लोग जो है उस चीज को फेस कर रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे बहुत ही रियलिस्टिक चीजें हैं जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा सुसाइड के केसेस भी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब समाज उनको स्वीकार करेगा ही नहीं तो वो किसके साथ जाकर बैठेंगे। तो इस तरह के स्टेप्स भी बहुत सारे लिए गए हैं। हाल ही में गोवा से, पंजाब से ऐसे कई केसेस का जो है मतलब इन ऐसे केसेस नोटिफाइड हुए हैं। कई तो ऐसे होंगे जो नोटिफाइड ही नहीं हुए होंगे, कई घरों में ही इन चीजों को आगे बच्चों ने अगर सुसाइड कर लिया तो वो बाहर ही नहीं आया होगा कि उसको प्राकृतिक मृत्यु के तौर पर दिखा दिया गया। इसके बाद जो है, जैसा मैंने आपको बताया, इस पर सबसे पहले संज्ञान जो है मद्रास हाई कोर्ट ने लिया और मद्रास हाई कोर्ट ने इस थेरेपी को पूरी तरह से इलीगल बताया और ये याचना करी कि भाई जो मेडिकल कमीशन है हमारी वो इसके ऊपर स्टेप ले और ऐसे कोई भी तरह के कन्वर्जन थेरेपी सेंटर्स चल रहे हैं तो उनको पूरी तरह से लीगल घोषित की जाए। लोगों में अवेयरनेस लाई जाए कि भाई इस तरह की कोई भी चीज होती है ऐसे कन्वर्जन सेंटर से कहीं फायदा नहीं हुआ। इवन इन अमेरिका इतने सारे कन्वर्जन सेंटर्स वहां खुले, उससे किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक नेचुरल चीज है। तो होमोसेक्सुअलिटी हेटेरोसेक्सुअलिटी में कहीं नहीं बदली है। तो इसके पीछे जो है, इसमें जो ये किया गया था इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर जुलाई 8, 2022 जो मद्रास हाई कोर्ट ने किया था, उसमें था कि एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड नेशनल मेडिकल कमीशन हैज डिसाइडेड द कन्वर्जन थेरेपी विल बी कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जो कन्वर्जन थेरेपी नाम की चीज जो चला रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, एक प्रोफेशनली मिसकंडक्ट है, कदाचार है मेडिकल फील्ड में। अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्शन एडिकेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशन 2003। तो इसके 2003 का जो रेगुलेशन है उसके तहत ये क्या है, एक मिसकंडक्ट है कि लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ये एक इलीगल है, एक कदाचार है। तो इसको नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी आपका किसके बाद, तो मद्रास हाई कोर्ट के रिकमेंडेशंस के बाद इसको किया है और नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसको एक मिसकंडक्ट ही कहा है। तो होप ये चीज आपको समझने आई होगी। काफी सेंसिटिव टॉपिक है और ये कन्वर्जन थेरेपी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के साथ साथ कई देशों में ये सेंटर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस लाना जरूरी है। तो भारत सरकार को भी ऐसे कई स्टेप्स लेने चाहिए कि इस तरह से पीड़ित लोगों के माँ बाप जो हैं गलत जगह पे अपने बच्चे को टॉर्चर करने ना भेजें। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और भी कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।